भारी जन समर्थन के साथ बीजेपी प्रत्याशी बागेश्वर में नामांकन करेगा। चंपावत उपचुनाव के समानांतर बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव को जीतने का लक्ष्य बना रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दूसरे दलों में प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। वहीं बीजेपी नामों के पैनल पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार कर रही है। 1-2 दिन में पार्टी उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग जाएगी। तो बागेश्वर में उपचुनाव होना है। 16 अगस्त को बागेश्वर सीट के लिए नामांकन होगा। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो उम्मीदवार के लिए दूसरे दलों की ओर देख रहे हैं। तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किसका नाम तय किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, 16 अगस्त को भारी जन समर्थन के साथ बीजेपी प्रत्याशी जो है नामांकन करने पहुंचेंगे, लेकिन सवाल यह है अब कौन पहुंचेगा, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से भी अभी कोई प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, तो क्या दोनों लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि नहीं भाई पहले तुम प्रत्याशी की घोषणा करो या पहले तुम करो? जी देखिए मनीष, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक देहरादून में हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उस बैठक में मुख्य रूप से मौजूद थे। और चूंकि चंदन राम दास उत्तराखंड में परिवहन मंत्रालय उनके पास था और वो बेहतर काम कर रहे थे और उनके नेतृत्व में परिवहन विभाग जो है घाटे से उभरा था, तो समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था। लेकिन आकस्मिक उनका निधन हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ, तो इससे पार्टी को कहीं ना कहीं क्षति पहुंची। अब चूंकि जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में 3 नामों का जो पैनल था वो मोटे रूप में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया गया है, जिसमें स्वर्गीय चंदन राम दास के जो परिवारजन के लोग हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र और अन्य लोग, उनके नामों का पैनल मुख्य रूप से शामिल है। चूंकि देखिए मनीष, जो भी रूलिंग पार्टी होती है प्रदेशों में, जिसकी सरकार होती है, अमूमन जो है बाई इलेक्शंस जो है वही जीतता है। क्योंकि अगर हम जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो वो स्वयं डीएम होता है और प्रशासनिक अमला सरकार के नेतृत्व में काम करता है। तो ऐसे में एक तो सांत्वना के वोट होते हैं, क्योंकि चंदन राम दास अचानक से ही पूरे प्रदेश को उनका निधन हो गया, पूरे प्रदेश को, देश को छोड़ के चले गए और उनके परिवार में दुख का माहौल रहा। और कहीं ना कहीं जो परिवहन मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालय जो उनके पास थे वो भी रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी को जो है सांत्वना के जो वोट हैं वो तो मिल ही सकते हैं, उसके साथ ही जो उसकी प्रदेश में सरकार है, उस सरकारी मशीनरी उसके अंतर्गत है, इन तमाम चीज़ों का लाभ मिलेगा। मनीष, हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे के रूप में रहे और एक पुराना मित्र जैसा रहा है जब से कि प्रदेश का गठन हुआ है, कि कोई भी राजनीतिक दल अपना शासनकाल दोबारा रिपीट नहीं कर पाता। ऐसे में जब पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान मिली बतौर मुख्यमंत्री और केंद्र का आशीर्वाद मिला, उनके नेतृत्व में लगातार जो है विधानसभा चुनाव के दौरान हर जगह बतौर स्टार प्रचारक पार्टी की रीति नीति को जनता के सामने वर्चुअल माध्यम से, डोर टू डोर जन संबोधन रैलियों के माध्यम से पार्टी के क्रियाकलापों को, पार्टी की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को और जो केंद्र पोषित योजना है, प्रदेश की जो योजना से जनता कितनी लाभान्वित हो रही, इन तमाम मसलों को रखा गया था। और ऐसे में वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है खटीमा, उस पर कम फोकस कर पाए थे और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं ने यहाँ तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब केंद्रीय स्तर के नेता हैं, एक बड़े नेता हैं। और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चहेते हो गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ऐसे में क्योंकि चेहरा उनका था और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और सरकार जो है पुनः अस्तित्व में आई, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया और बाई इलेक्शंस हुए
चंपावत के और कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी। और अब तक के बाई इलेक्शंस की अगर हम बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो चंपावत का चुनाव अब तक का सबसे बड़ा जीत का मार्जिन हासिल करने वाला चुनाव रहा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ विपक्षी को हराया और ऐसे में दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब चूंकि 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काम कर रही है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड संगठन को दिया जाता है, संगठन जो इसे हाईकमान को भेजता है और पहली कैबिनेट होती है, उसमें दृष्टि पत्र को सौंपा जाता है। ये बताया जाता है कि इन दृष्टि पत्र के आधार पर जो जनता ने सुझाव दिए हैं, जिसके आधार पर ये पत्र तैयार किया गया है, उनको सरकार को 100 दिन के रोड मैप के तहत तैयार करके केंद्र को भेजना है। अब कहीं ना कहीं जो चंपावत का जो उपचुनाव है, ये एक तरह से नगर निगम नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जीत तो अमूमन रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी की ही होती है, लेकिन कितने मार्जिन से प्रत्याशी जीत कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। सरकार के कामों से जनता कितनी संतुष्ट है, केंद्र पोषित योजनाओं को धरातल पर प्रदेश सरकार ने कितना और किस स्तर पर उतारा है, इन तमाम चीज़ों का आकलन किया जाएगा और ये उपचुनाव कई मायनों में अहम रहेगा। और आने वाले नगर निगम के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के लिए एक तरह से ये एक सेमीफाइनल का काम करेगा कहीं ना कहीं रोहित जी। अगर देखिए कहीं ना कहीं देखिए इसमें अभी बात की जाए चंपावत की, तो चंपावत में भी किस तरह से उपचुनाव जीता था। अब उसी तर्ज पे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बागेश्वर में भी एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। सिंपैथी भी गेन होगी क्योंकि चंदन राम दास वहाँ के मंत्री थे बागेश्वर से और वहाँ के विधायक भी थे और कहा जाता है कि बहुत काम भी किया है, उनका होल्ड बहुत अच्छा था। लेकिन इन्हीं सब तस्वीरों के बीच हम बात करें, एक तस्वीर और आई जब रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में क्या जो रंजीत दास हैं, अब वो उन पर भी देखिए कई ऐसे सवाल अब मन में आ रहे हैं, क्योंकि रंजीत दास जब आए तो उनका भी जनाधार काफ़ी अच्छा है। तो क्या वो जनाधार, क्या वो दूसरे अगर कोई खड़ा होता है तो उधर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? क्योंकि कई ऐसे हैं जो कांग्रेसी होते हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहे, उनकी विचारधारा लेकर गए, अब वही बीजेपी की विचारधारा में बदलना, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल मनीष, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि राजनीति और सियासत के यही मायने हैं और राजनीति में जोड़ तोड़, नेताओं का दल से छोड़कर दूसरे दल में जाना, ये चलता रहता है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है एक तरह से, क्योंकि चंदन राम दास के अपोजिट 2022 के विधानसभा चुनाव में रंजीत दास बतौर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे थे और उनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता और जो उनके फॉलोअर्स हैं, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो है वोट डालेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से चूंकि नामों का पैनल तैयार कर रही थी और इस बार संभवतः रंजीत दास पर चुनावी दाव जो है कांग्रेस खेल सकती थी, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और अपने पक्ष में रंजीत दास को कर लिया। और कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हम रंजीत दास को हमने पूर्व सीएम हरीश रावत का ओएसडी बनाया और नगर पालिका का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़वाया। 2022 में कांग्रेस का प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उनको उतारा गया और ऐसे में पार्टी को वो छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन यही सियासत है मनीष। और जो बाजी मारता है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतता है। और चुनाव से अहम पहले रंजीत दास का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि एक तरफ रंजीत दास के जो परंपरागत वोटर्स हैं और ऐसे में स्वर्गीय चंदन राम दास का जो निधन हुआ है, ये सांत्वना के जो वोट उनको मिलेंगे या उनके परिवारजनों को मिलेंगे, जिसको भी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है प्रत्याशी बनाती है। संभवतः संभावना यही है कि उनके परिवारजन से ही किसी को, या तो उनकी पत्नी को या उनके पुत्र को जो है प्रत्याशी के रूप में उतारा जा सकता है। और तीसरा प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के पास ये है कि प्रदेश में उसकी सरकार है, सरकारी मशीनरी उसके पास है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है इस बाई इलेक्शंस के लिहाज से। लेकिन एक चीज़ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है रोहित, कि रंजीत दास जिनका अपना खुद का एक होल्ड है, खुद का वर्चस्व है उनके इलाके में और अच्छा खासा वोट बैंक है, फॉलोअर्स हैं,
बीजेपी ने सही समय पर कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो हथौड़ा मार देना ना चाहिए, तो बीजेपी ने सही समय पर तो हथौड़ा मार दिया। लेकिन जब यहाँ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, नहीं भाई हम तो कह ही रहे थे इनको, हम चुनाव लड़ाने वाले थे, हमने 3 नाम दिए थे, उसमें से ये भी नाम, इनका भी नाम शामिल था। तो रंजीत दास को क्या लग रहा था, वो क्या सोच रहे थे कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है? क्या वो आगे की रणनीति देख रहे हैं, आगे की चीज देख रहे हैं? क्या वो लोकसभा की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? इसमें देखिए ये भी पेच फंस सकता है। अगर उनको फिर बागेश्वर सीट से नहीं लड़ाया जाता है, बाय द वे अगर मान लीजिए नहीं लड़ाया जाता है, तो क्या वो लोकसभा सीट की और वो निगाहें गड़ा कर देख रहे हैं? देखिए मनीष, ये प्रश्न भी कई मायनों में अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी पदाधिकारी को मौका नहीं मिलता। पार्टी उसका एक तरह से परीक्षा लेती है। 1-2 साल 3 साल तक वो जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, पार्टी के लिए काम करता रहता है। तो निश्चित तौर पर पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर, ऐसे नेताओं को वॉच करती है। संगठन बहुत बारीकी से वॉच करता है और हाईकमान को फीडबैक देता है। कैलाश गहतोड़ी का ही उदाहरण ले लीजिए। सबसे पहले कैलाश गहतोड़ी ही भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता थे जो चंपावत से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत कर आए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का सबसे पहली पेशकश उन्होंने की। और उसके बाद जो है नेताओं की एक तरह से जमात इकट्ठा हो गई कि साहब हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ेंगे। ऐसे में कैलाश गहतोड़ी की जो चंपावत सीट छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री वहां से लड़ते हैं, थंपिंग मेजॉरिटी से जीत कर आते हैं। और आज स्थिति ये है कि कैलाश गहतोड़ी को एक राज्य मंत्री का दर्जा जो है भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने नेता की परीक्षा लेती है, जो पार्टी के पक्ष में काम करता है, जो पार्टी के लिए निरंतर जो है निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में काम करता रहता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे पदाधिकारी को, अपने ऐसे नेताओं को समय आने पर कुछ बड़ा इनाम ज़रूर देती है। तो निश्चित तौर पर रंजीत दास अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कुछ इनाम मिलेगा। लेकिन फिलहाल उनकी परीक्षा भी होगी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत वो कितना और कितनी निष्ठापूर्वक जो है पार्टी के लिए काम करते हैं, निकाय चुनाव में किस रूप में काम करते हैं, और बाई इलेक्शंस जो बागेश्वर के होने वाले हैं उसमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर पार्टी की नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत हो चुका है, क्योंकि रंजीत दास कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। मतलब बागेश्वर उपचुनाव में जो होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल फिलहाल की बात कर लें तो उनका पक्ष मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।